दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल में। गाइस, हम पढ़ रहे थे स्टरलाइजेशन की जो हमारी सीरीज चल रही है। तो स्टरलाइजेशन सीरीज में हम केमिकल स्टरलाइजेशन तक पढ़ चुके हैं। केमिकल स्टरलाइजेशन में जो हमारे केमिकल एजेंट है जिससे हम स्टरलाइजेशन की प्रोसेस या डिसइंफेक्शन की प्रोसेस करते हैं, तो जो हमारे 8 प्रकार के जो केमिकल एजेंट होते हैं, जिसमें हमने 7 एजेंट हम पढ़ चुके हैं और 8वें एजेंट के रूप में हमारा है ग्लूटेल्डिहाइड। तो इसको आज हम देखते हैं ग्लूटेल्डिहाइड क्या होता है। कि ग्लूटेल्डिहाइड भी एक शक्तिशाली और पावरफुल केमिकल स्टरलाइजेशन होता है, जो कि हम ओटी के इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट को डिसइंफेक्शन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो देख लेते हैं इसको ग्लूटेल्डिहाइड को। तो ग्लूटेल्डिहाइड क्या है कि अभी एक पावरफुल केमिकल स्टरलाइजेशन है, जो कि ओटी में हम इक्विपमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट हो, उसको हम स्टरलाइज करने के लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये क्या ग्लूटेल्डिहाइड क्या करता है? ग्लूटेल्डिहाइड जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उसकी जो सेल्स होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती है और उसमें उसके जो प्रोटीन होता है, तो उसकी सेल्स को, उसके प्रोटीन को डायनेचुरेशन करके, मतलब टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देता है और हमारी जो प्रोसेस है वो पूर्ण रूप से प्रोसेस हमारी डिसइंफेक्शन की कंप्लीट हो जाती है ना। तो इसमें क्या होता है कि 2% जो सॉल्यूशन होता है वो एक्टिवेटेड सॉल्यूशन होता है। 2% ग्लूटेल्डिहाइड एक्टिवेटेड सॉल्यूशन फॉर द डिसइंफेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं, कि जो कि अपना बैक्टीरियोसाइडल, ट्यूबरकुलोसाइडल होता है। तो ये जो बैक्टीरिया को, ट्यूबरकुलोसिस को और ऐसे जो हमारे जो जीवाणु होते हैं उनको ये नष्ट कर देता है ग्लूटेल्डिहाइड। तो ये उसका हो गया हमारा ग्लूटेल्डिहाइड। तो इसका यूजेस देख लेते हैं कि ऐसे इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट कि जिसको ना तो हम हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव कर सकते हैं। मतलब हीट स्टरलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था? हीट स्टरलाइजेशन मतलब ड्राई हीट या ओवन हीट, जो हमने हॉट एयर ओवन पढ़े थे। इसके बाद में नहीं उसको हम स्टीम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब ऑटोक्लेव भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीजें होती है, ऐसे जो इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे प्लास्टिक आइटम हो गया, है ना, तो डिस्पोजेबल आइटम हो गए, प्लास्टिक आइटम हो गए, तो उनको स्टरलाइज या डिसइंफेक्शन करने के लिए हम केमिकल एजेंट के रूप में ग्लूटेल्डिहाइड का यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे इसका यूजेस को? कि ऐसे इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट जो कि हम जिनको ऑटोक्लेव नहीं कर सकते हैं, या जो हीट के प्रति अति संवेदनशील इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि हीट में खराब हो सकते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे एसेसरीज को हम डिसइंफेक्शन करने के लिए ग्लूटेल्डिहाइड का यूज करते हैं। तो उसमें हमारे रबर के आइटम हो गए, प्लास्टिक के आइटम हो गए, फिर हमारे एंडोस्कोप एसेसरीज हो गई, है ना, लेप्रोस्कोप की जो एसेसरीज हो गई या लेप्रोस्कोप हो गया। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम ग्लूटेल्डिहाइड से हम डिसइंफेक्शन करते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद में हम आगे का देखते हैं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट को जो ऑटोक्लेव करने की जो प्रोसेस है उसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम अभी जो स्टरलाइजेशन की जो हमारी मेथड्स है उसका एक हमको चार्ट मिला है, जो कई बुकों में के आधार पे दे रखा है। तो हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कौन से इक्विपमेंट को, कौन से इंस्ट्रूमेंट को, कौन से आर्टिकल को हम किस प्रोसीजर के द्वारा स्टरलाइज करते हैं, कौन से केमिकल के द्वारा स्टरलाइज करते हैं, किसको हीट स्टरलाइज करते हैं, किसको हम ऑटोक्लेविंग करेंगे, है ना, तो किसको हम फॉर्मेल्डिहाइड में रखते हैं, किसको हम इमर्सन में रखते हैं। तो हम ये चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो हम देखते हैं कि ये क्या लिखा है, इम्पुल्स लिखा है। तो जो हमारे इम्पुल्स होते हैं वो भी कभी कभी हमें स्टेराइल चाहिए होते हैं, तो उसको हम 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में उसको डिसइंफेक्टेड करते हैं। दूसरे नंबर पे आ गई हमारी सर्जिकल बाउल। जो बाउल्स होते हैं, स्टेनलेस स्टील की जो बाउल होती है उसको हम ऑटोक्लेव करते हैं। और जो सारे सर्जरी के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको भी हम सबको ऑटोक्लेव करते हैं। लेकिन जो हमारे शार्प कटिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो माइक्रो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको हम 2% इमर्सन में या साइडेक्सन में भी हम उसको रखते हैं। क्योंकि यदि हम शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट को, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेविंग करेंगे या हीट स्टरलाइजेशन करेंगे तो उसकी क्षमता नहीं होती है, वो शार्पनेस उसकी खत्म हो जाती है, या इंस्ट्रूमेंट हमारे डैमेज भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। तो इसलिए हम जो स्टेनलेस स्टील के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसको हम ऑटोक्लेविंग करते हैं। और शार्प कटिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो माइक्रो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको हम साइडेक्स में रखते हैं। इसके बाद में हमारा कैथेटर्स आ गई। तो ये कैथेटर्स जो होते हैं ये सिंगल यूज होते हैं, वैसे तो प्री स्टरलाइज होते हैं, बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा ये हमें प्री स्टरलाइज अवेलेबल मिलते हैं। इसके बाद में जो डेंटल का सामान जो होता है, डेंटल ड्रिल, जो ड्रिल बिट होती है डेंटल की, उसको भी हम इमर्सन में 2% साइडेक्स में उसको हम रखते हैं। और बाकी जो एसेसरीज होती है उसको हम फॉर्मेलिन में भी रखते हैं। इसके बाद में हमारा आ गया एंडोस्कोप। जो हमारा एंडोस्कोप होता है उसको भी हम साइडेक्स में रखते हैं। एंडोस्कोप की जो एसेसरीज होती है वो हमने स्टरलाइजेशन में पढ़ा भी है, कि जो
इलेक्ट्रिक केबल होती है, जो जो इलेक्ट्रिक वो होते हैं, तो उसको हम वेपर्स में भी रखते हैं, फॉर्मेलिन में भी वेपर्स में रखते हैं। लेकिन जो एंडोस्कोप होता है तो उसको, टेलीस्कोप को हम साइडेक्स में भी रखते हैं, है ना। इसके बाद में ये हो गया एंडोट्रिकल ट्यूब्स जो हो गई, हमारी ईटी ट्यूब हो गई, उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड में रखते हैं। और आजकल हम उसको ईटीओ भी कर सकते हैं, उसको हम फॉर्मेलिन में भी रख सकते हैं 4 से 6 घंटे के लिए, ठीक है। इसके बाद में हमारे जो ग्लव्स होते हैं, उसको हम ग्लव्स को हमेशा ऑटोक्लेव करते हैं, तब ये सही तरीके से हमारा स्टरलाइजेशन होता है ग्लव्स का। तो ग्लव्स को हम ऑटोक्लेव करते हैं। इसके बाद में हमारा आ गया लेरिंगोस्कोप ब्लेड, है ना। जो लेरिंगोस्कोप होता है, उसकी जो ब्लेड होती है, लेरिंगोस्कोप की ब्लेड को हम एल्कोहल में 70% एल्कोहल में डिसइंफेक्शन करते हैं। इसके बाद में हम आगे का देखते हैं कि आगे और भी इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम, हाँ गाइस, हमारा जो बाकी का छूट गया था उसको हम देखते हैं कि जो ऑपरेशन रूम होता है, जो ओटी रूम होता है, या इसको हम ओआर रूम भी कहते हैं, तो उसको हम फॉर्मेलिन के द्वारा फ्यूमिगेशन करते हैं, ठीक है गाइस। इसको हम ओटी रूम को जो या ओआर रूम या ऑपरेशन रूम जो कहते हैं, उसको ऑपरेशन थिएटर को हम फॉर्मेलिन से फ्यूमिगेशन करते हैं। स्किन को हम कैसे डिसइंफेक्टेड करेंगे, तो उसके बाद में स्किन को हम डिसइंफेक्टेड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो सेवलान हो गया, अल्कोहल हो गया 70%, पोविडोन आयोडीन 2.5% का, सो वो करके हम इसको स्किन को डिसइंफेक्टेड करते हैं। जो सिरिंजेस होती है वो डिस्पोजेबल होती है, प्री स्टेरलाइज होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा हमें प्री स्टेरलाइज मिलती है। सुचर मटेरियल जो हो गया, ये भी हमारा प्री पैक होता है, जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा ये स्टेरलाइज होता है। इसके बाद वॉल्स एवं फ्लोर जो होता है, ओटी की जो वॉल्स होती है, जो फ्लोर होती है, उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो डिटर्जेंट से उसको अच्छे से धोया जाता है। डिटर्जेंट से अच्छा सा साफ करने के बाद, पोछा लगाने के बाद में फिर उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड 3 से 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड, 10% फिनाइल डेरिवेटिव और 2.5% पोविडोन आयोडीन को लेकर हम इसको वॉल्स एवं फ्लोर को डिसइंफेक्टेड करते हैं, है ना। इसके बाद में ये हमारा आ गया थर्मामीटर, जिसको हम साइडेक्स में डालते हैं थर्मामीटर को, ठीक है गाइस। टेस्ट ट्यूब जो होती है, इसको हम हॉट एयर 1 पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 1 घंटे के लिए इसको हम ऑटोक्लेव करते हैं। जो हमारे थ्रेड हो गए, ये तो प्रीपैक जो होता है सुचर मटेरियल, लेकिन जो खुले थ्रेड होते हैं उसको हम ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। हाँ गाइस, हमारी जो स्टरलाइजेशन की जो हमारी सीरीज चल रही है, जो हम केमिकल स्टरलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो प्लीज आप पूरी सीरीज को, पूरी वीडियो को आप देखें उसको, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से कि प्लीज आप ये वीडियो देख के नोट्स जरूर बनाइए, तभी हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि नोट्स बनाना, लिखना बहुत ही आवश्यक है। कि हम पढ़ के सुन देते हैं, लेकिन लिखने से जो चीजें हमको याद होती है तो बहुत आवश्यक है, तो लिखना पड़ेगा हमको। अब हम अगले टॉपिक पे अपना चलते हैं, जो कि स्टरलाइजेशन संबंधित ही है। वो उसमें पूरा ओटी को हम किस तरीके से स्टरलाइज करते हैं, मतलब पूरी ओटी से लगा के वॉल को, तो उसको हम कहते हैं ओटी हाइजीन। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, एग्जाम में कई बार आया है ये, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ओटी हाइजीन क्या होता है, ओटी हाइजीन किसको कहते हैं, ओटी हाइजीन से हम क्या समझते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं ओटी हाइजीन की। तो ओटी हाइजीन क्या होता है गाइस, कि जैसे रात दिन हमारे जो ओटी में ऑपरेशन होते हैं पर डे, तो जब पर डे ऑपरेशन होते हैं, तो जब शाम को ऑपरेशन खत्म हो जाते हैं या रात को ऑपरेशन खत्म हो जाते हैं, तो उसके तुरंत बाद हम ओटी की साफ सफाई करते हैं। और साफ सफाई करने के बाद में तो उसको हम विधिवत तरीके से, जो ओटी हाइजीन का जो किसको कहते हैं, तो सुबह से शाम तक जो हमारे ऑपरेशन चलते हैं, इसके बाद में शाम को जब ऑपरेशन खत्म हो जाते हैं या रात को ऑपरेशन खत्म होते हैं, तो हम ओटी को, हम पूरी ओटी को क्लीन करते हैं, साफ सफाई करके पूरी क्लीन करते हैं, पोछा लगा के क्लीन करते हैं। इसके बाद में जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे सर्जरी में यूज होते हैं उनको भी हम स्टरलाइज करते हैं। तो ये होता है ओटी हाइजीन। तो हम शुरुआत करते हैं कि ओटी हाइजीन क्या है, उसको हम नोट्स में किस तरीके से उसको हम लिखेंगे। तो ओटी हाइजीन क्या है कि जो रूटीन में जो हमारे ऑपरेशन होते हैं, प्रतिदिन जो ओटी में हमारे ऑपरेशन होते हैं, जो प्रोसीजर होती है ऑपरेशन की, तो उसमें क्या है कि शाम को या फिर रात को जब हमारे ऑपरेशन खत्म हो जाते हैं, जब हम कहते हैं कि ओटी हमारी खत्म हो गई, तो उसके तुरंत बाद में हम ओटी की साफ सफाई करते हैं। जो भी ब्लड होते हैं, जो भी स्पॉट होते हैं, तो पहले तो हम उसको पोछा लगा के किसी डिटर्जेंट के द्वारा ओटी के फ्लोर को, ओटी की वॉल्स को अच्छे से साफ किया जाता है। किसी डिटर्जेंट के द्वारा अच्छे से साफ कर देते हैं।
फ्लोर को 2-3 बार अच्छे से पोछा लगाने के बाद में, साफ करने के बाद में वॉल्स को भी पोछा लगाते हैं। इसके बाद में जो हमारी सीलिंग बचती है, जो फर्नीचर वगैरह है, फर्नीचर को भी साफ करते हैं। जो इक्विपमेंट यूज हुए हैं उसको भी हम ऑटोक्लेव की प्रोसेस के लिए रेडी करते हैं। इसके बाद में जो हमारे इक्विपमेंट है, जैसे पोट्री मशीन हो गई, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन हो गया, सक्शन मशीन हो गई, है ना, और भी जैसे सियाम मशीन हो गई, तो ऐसी जो हमारे ओटी इक्विपमेंट होते हैं, जो ओटी की मशीनें होती है, उनको भी हम एक तरीके से स्टरलाइज करते हैं। जो हमारी सीलिंग हो गई, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पोछा लगाने के बाद में फिनाइल डेरिवेटिव या फिर अपना सोडियम हाइपोक्लोराइड और अपना पोविडोन आयोडीन का एक सॉल्यूशन आता है, जो अलग अलग भी हम इसको बना सकते हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड को 3.5%, फिनाइल 10% और पोविडोन आयोडीन अपन लेते हैं इसको 2.5% पोविडोन आयोडीन का हम लेते हैं। और इसी का सॉल्यूशन बना के हम ओटी की वॉल्स को, पहले फ्लोर को साफ करने के बाद में ओटी की वॉल्स को पूरा मोपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ओटी की जो फ्लोर है और जो वॉल्स है, ये हो गई। इसके बाद में जो ओटी की सीलिंग और जो मशीनें होती है उसको स्टरलाइज करने के लिए हम एक फ्यूमिगेशन की जो प्रोसेस होती है उसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्यूमिगेशन की प्रोसेस की जाती है। तो फ्यूमिगेशन कैसे करते हैं कि उसमें फॉर्मेल्डिहाइड को लेके, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड में पोटेशियम परमैंगनेट को 2.5% मिलाते हैं और वो सॉल्यूशन बनाते हैं कि 1 लीटर पानी में 10% जो होता है वो हम उसमें क्या बोलते हैं उसको फॉर्मेल्डिहाइड मिलाते हैं। इसके बाद में 2.5% हम उसको घोल KMnO4 मिलाते हैं। तो इस तरीके से हम उसको फ्यूमिगेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओटी को फ्यूमिगेट किया जाता है और लगभग 48 घंटों तक ओटी को सील कर दिया जाता है, फ्यूमिगेट होने के लिए, स्टरलाइज होने के लिए, कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एटमॉस्फेयर में वो मर जाए। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी फ्लोर होती है, जो हमारी सीलिंग होती है, वो हमारी जो वॉल्स होती है, हमारी जो मशीनें होती है, वो सब उसी में 48 घंटे के अंदर वो फ्यूमिगेट हो जाती है, स्टेरलाइज हो जाती है, डिसइंफेक्टेड हो जाती है। इसके बाद में ये तो हमारी ओटी के रूम की बात हो गई, लेकिन जो ओटी के बाहर जो कॉरिडोर होता है उसको भी हम इसी तरीके से साफ करते हैं सॉल्यूशन से। सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोविडोन आयोडीन हो गया, फिनाइल हो गया। तो ओटी के जो कॉरिडोर है उसको भी अच्छी तरीके से पूरा साफ करके, उसकी वॉल्स को भी साफ करके एकदम क्लीन किया जाता है, ताकि कहीं पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति न हो। क्योंकि यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति होगी तो हमारी ओटी में भी इन्फेक्शन होगा, और वो जो इन्फेक्शन है वो पेशेंट के थ्रू इंस्ट्रूमेंट के जरिए पेशेंट में चला जाता है। तो यही होता है हमारा ओटी हाइजीन की शुरू से लेकर आखिरी तक की जो हमारी ओटी हाइजीन होती है, जो हमारी साफ सफाई होती है, जो हमारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है, वो इंस्ट्रूमेंट से लगा के हमारी फ्लोर हो गई, वॉल्स हो गई। तो ओटी कॉरिडोर को हम साफ करने के बाद में, इसके बाद में हम देखते हैं कि ओटी के आसपास के जो रूम है वहां पर भी हमें साफ सफाई रखना है। वहां पर भी कोई ऐसा कबाड़ा कि कोई अनयूज्ड आइटम की जिसको उपयोग में नहीं आ रहा हो, उसको भी हमेशा पर्याप्त उसको रोज डस्टिंग होना चाहिए। और इस तरीके से हम पूरे एटमॉस्फेयर को, हम ओटी को क्लीन रखते हैं, उसको हम कहते हैं ओटी हाइजीन। ठीक है गाइस। अब दूसरी बात आती है, ये भी ओटी हाइजीन में आता है कि हमेशा हमें ओटी के अंदर प्रवेश करते समय, जैसे ही हम ओटी में इंटर होते हैं, सबसे पहले हमने ओटी अटायर, जो ओटी ड्रेस होती है, उसको हमें पहनना चाहिए। बिना ड्रेस चेंज किए ओटी में हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि जो हमारे ड्रेस में या जो हम जो कपड़े पहने होते हैं बाहर के, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीवाणु जो होते हैं वो भी ओटी में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसका स्ट्रिक्टली हमें उसका प्रतिबंध होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बिना ओटी ड्रेस पहने ओटी में इंटर नहीं होना चाहिए। तो हमें पर्याप्त ड्रेस चेंज करने के बाद में, कीप मास्क पहनने के बाद ही हमें ओटी में प्रवेश करना चाहिए। और यदि कोई ऐसे नहीं करता है तो उसको हमें रोकना चाहिए कि नहीं भैया, ओटी ड्रेस पहन के ही आपको ओटी के अंदर जाना है। और इसी एसेप्टिक टेक्निक को हमें अपना कर रखना पड़ती है ऑपरेशन थिएटर में। इसी का नाम ऑपरेशन थिएटर है कि जो भी एसेप्टिक टेक्निक होती है, जो स्टेराइल टेक्निक होती है, डिसइंफेक्टेड टेक्निक होती है, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें ओटी के अंदर प्रवेश करना चाहिए। और इसी चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं मैं चल रहा हूं तो कहीं ट्रॉली वगैरह या कोई स्टेरल आइटम टच तो नहीं हो रहा है मेरे से। हमेशा पर्याप्त जो हम मास्क पहनते हैं वो मास्क हमारी नाक को ढकी होना चाहिए, और कैप भी हमने पर्याप्त पहनना चाहिए। इसके बाद में जो चीज होती है कि जब हम पेशेंट को लेते हैं ओटी के अंदर, तो पेशेंट को भी पर्याप्त ओटी ड्रेस पहना कर ही, उसके कपड़े चेंज करके प्री ऑप में ही
हमें उसको प्री ऑपरेटिव में ही ओटी ड्रेस पहनाकर ओटी में अंदर लाना चाहिए। तो जो हमारा ओटी हाइजीन है वो हमारा मेंटेन बना रहता है, उसी को कहते हैं ओटी हाइजीन। तो ये सब पूरी एसेप्टिव टेक्निक का पालन करना, उस टेक्निक को अपनाना, ये सब जो सारी प्रोसेस होती है ये ओटी हाइजीन के अंतर्गत आती है। इसमें हम 15 से 20 लाइन का हम बहुत अच्छा नोट्स लिख सकते हैं और एग्जाम में आता भी है ये क्वेश्चन, लगभग 20 नंबर का आता है। कभी कभी इसको 10 का भी दे देते हैं, कभी कभी शॉर्ट नोट में 5 का भी दे देते हैं। तो उस हिसाब से हमें एग्जाम में लिखना है। यदि 5 नंबर का आता है तो कितना लिखना है, 10 नंबर का आया तो कितना लिखना है, 20 नंबर का आया तो कितना लिखना है। ठीक है भाई। तो क्या पढ़ा हमने, शुरू से ही हमने देखा कि ओटी हाइजीन क्या होता है कि ऑपरेशन जो पर डे जो हमारे ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेशन प्रोसीजर होती है, ऑपरेशन होते हैं, उसके जस्ट बाद शाम को या फिर रात को जब हमारी ओटी खत्म होती है तो तुरंत बाद हमें ओटी की साफ सफाई करना चाहिए। फिनाइल डेरिवेटिव या सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है उसके जरिए वॉल्स और फ्लोर को पूरा पोछा लगाने के बाद में हम पूरी मशीनों को डस्टिंग करके साफ करके फिर ओटी को क्लोज करके फ्यूमिगेशन की प्रोसेस करते हैं। जो कि फ्यूमिगेशन क्या होती है कि एक वेपर्स होती है, जो वेपर को पैदा करके हम उसको 10 से 15 मिनट का जो हमारा टाइम होता है, कभी कभी 25 मिनट का भी होता है, तो उसमें जो वेपर्स तैयार होती है वो वेपर जो फ्यूमिगेशन जो फॉर्मेलिन के द्वारा होती है और उसको हम ओटी को क्लोज करके सील कर देते हैं 48 घंटे के लिए। तो उसमें 48 घंटे में उसकी जो प्रोसेस है वो स्ट्रांग हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खत्म हो जाते हैं, है ना। इसके बाद में जो हमने बताया कि जो ओटी का जो कॉरिडोर होता है, जो फ्लोर्स होती है, उसको सबको डिटर्जेंट के द्वारा अच्छे से साफ करने के बाद में हम फ्लोर को साफ करते हैं। उसके आसपास के जो ओटी के जो रूम होते हैं, जो हमारा ऑटोक्लेव रूम होता है, सबको हमें एसेप्टिक टेक्निक अपनाते हुए पर्याप्त डस्टिंग करना चाहिए। और जो हम डस्टिंग करते हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कई उसमें माना गया है कि जो हाथों के द्वारा डस्टिंग की जाती है, जो हाथ के द्वारा साफ सफाई की जाती है, उससे कई गुना जो शक्तिशाली सफाई का जो जरिए वो होता है वो हम वैक्यूम क्लीनर से करें तो कहीं अच्छा होगा, या फिर गीले मोप से हमें डस्टिंग करना चाहिए। तो ये सब चीजें हमारी आ गई ओटी हाइजीन में। तो प्लीज गाइज आप वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाएं, पढ़े और फिर हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।